दिल्ली से तकरीबन 90 किलोमीटर दूर 20 अप्रैल 1526 को पानीपत में एक ऐसी घटना हुई जिसने भारत का भविष्य हमेशा के लिए बदल के रख दिया। उस दिन जो हुआ वो अगर ना हुआ होता तो आज ना दिल्ली का लाल किला होता और ना ही आगरे का ताजमहल होता। आज जो भी भारत है उसकी शक्ल कुछ और होती और उसकी बुनियाद कुछ और। आज से करीबन 500 साल पहले उत्तर भारत में पानीपत की पहली लड़ाई लड़ी गई। ये लड़ाई दिल्ली के गद्दी के लिए नहीं बल्कि भारत पर कब्जे के लिए लड़ी गई थी। इसके दो पक्ष थे। एक था काबुल का तत्कालीन मुगल शासक जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर, तो ही दूसरी तरफ था दिल्ली सल्तनत पर बैठा लोधी वंश का तीसरा शासक इब्राहिम लोधी। बाबर के बारे में कहा जाता है कि वो तैमूर और चंगेज खान का वंशज था, जो अपनी पुश्तैनी रियासत फरगना और समरकंद को हारने के बाद बड़ी मुश्किल से काबुल पर कब्जा कर पाया था। लेकिन काबुल वैसी जगह नहीं थी जहां पर वो संतुष्ट रह सकता था कि तभी उसकी नजर पड़ी भारत पर। भारत की समृद्धि को देखकर उसे जीतने की आकांक्षाएं उसके मन में बढ़ने लगी। इसलिए 1524 में उसने लाहौर पर आक्रमण किया और उसे अपने कब्जे में करके वो आगे बढ़ गए। तब पूरे पंजाब सूबे को लाहौर के नाम से जाना जाता था। फिर इसके एक साल बाद यानी सिंधु नदी को पार करते हुए उसने भारत में प्रवेश किया। तब बाबर के पास अच्छे बुरे मिलाकर कुल 12,000 की फौज थी। यह फौज छोटी थी लेकिन तकनीक और कौशल के मामले में कई अधिक तरबेज थी। बाबर की सेना में मंगोल, तुर्क, ईरानी और अफगानी सैनिक भी शामिल थे, जो एक दशक के समय से बाबर के साथ सैन्य अभियान कर रहे थे, जो एक दूसरे से अच्छे से वाकिफ थे। इस सेना में समानता का एक तत्व भी शामिल था, जहां कोई भी सैनिक बाबर के साथ खाना खा सकता था या फिर बाबर को कठिन परिस्थिति में अपनी राय दे सकता था। बाबर के फौज में 3 चीजों का अहम किरदार था। पहला था उसका तोपखाना, क्योंकि उससे पहले युद्ध के समय में इतने बड़े तोपखाने का इस्तेमाल किसी ने नहीं किया था। तो वही दूसरे थे घुड़सवार तीरंदाज, जो उत्तर भारत के मैदानों में घमासान युद्ध लड़ने के लिए तरबेज थे। और तीसरे थे बंदूकधारी। तो वही दूसरी तरफ देखा जाए तो दिल्ली सल्तनत की सेनाएं पारंपरिक रूप से घुड़सवार सेना पर आधारित थी, जिनमें हाथियों को भी शामिल किया गया था। हाथी और घोड़े इनके सैन्य के शक्ति स्तंभ थे। दिल्ली में लोधी के नियंत्रण में एक छोटी केंद्रीय सेना थी, जिनमें अनेक जागीरदारों और सामंतों के पास भाड़े के सैनिक थे। तो वही इनके पैदल सेना को बहुत हद तक युद्ध का कोई भी अनुभव नहीं था। लोधी के पास किसी भी तरह का बारूद या तोपखाना नहीं था। उसके साथ ही इब्राहिम लोधी उसके सरदारों के बीच अलोकप्रिय था। बाबर शाहबाद से होते हुए सरसावा पहुंचा। सरसावा से आगे बढ़ती उसकी फौज ने आसपास के गांव वालों से बैलगाड़ियां खरीदना शुरू किया, क्योंकि ऐसा करना बाबर की रणनीति का एक हिस्सा था। उसके बाद बाबर आगे दक्षिण की तरफ बढ़ा और पानीपत शहर के नजदीक आ पहुंचा। तब किसी को अंदाजा नहीं था कि पानीपत में ही भारत के भविष्य का फैसला होने वाला है। इधर बाबर को लोधी की विशालकाय सेना के बारे में खबर मिली और उसने रक्षात्मक उपाय योजना करना शुरू कर दिया। बाबर ने जानबूझकर यहीं पर अपना मोर्चा लगाया, क्योंकि यह एक रक्षात्मक मोर्चा था। उसके योजना के अनुसार एक तरफ पानीपत में कस्बे की दीवार थी, तो वही दूसरी तरफ यमुना नदी। बीच के हिस्से को घुड़सवार सेना से बचने के लिए एक मजबूत खाई से संरक्षित किया गया था। उस खाई में पत्ते, टहनियाँ और लकड़ियाँ भी बिछाई गई थी, क्योंकि सामने वालों को दूर से देखने पर पता ही ना चल सके कि यहाँ पर एक बड़ा सा गड्ढा है जो उनके मौत का कारण बनने वाला है। उस गड्ढे से थोड़ी ही दूर बीच में 700 बैलगाड़ियों की एक कतार थी, जो किसी भी हमले को तोड़ने के लिए कच्ची खाल की रस्सियों से बांधी हुई थी। 100-200 गज की दूरी पर घुड़सवार सेना को बाहर निकलने के लिए और उन्हें हमला करने के लिए रास्ते बनाए गए थे। इस रास्तों को तीरंदाजों और बंदूकधारियों के द्वारा भारी सुरक्षा दे दी गई थी और रास्ते को जंजीरों से बंद कर दिया गया था। बाबर ने पानीपत शहर से अपने फौज का एक हिस्सा अच्छी तरह से मजबूत कर लिया था। इससे एक बात साफ हो गई थी
कि शहर की तरफ से कोई भी हमला नहीं होने वाला था। उसके बाद बाबर ने अपनी सेना को 3 भागों में बांटा। उसने अपने दाएं भाग की कमान अपने बेटे हुमायूं के हाथ में दे दी, तो वही उसके बाईं ओर उसका सेनापति मोहम्मद मिर्जा खड़ा था और बाबर खुद बीच के सेना का नेतृत्व कर रहा था। बाबर की योजना अफगान सेना को सामने से पकड़कर घुमाने की थी, जहां लोदी की पूरी सेना उसके तीरंदाजों और बंदूकधारियों के लिए एक ही लक्ष्य बने। 12 अप्रैल 1526 तक दोनों की सेनाएं पानीपत में खेमाबंदी कर चुकी थी। बिना कोई निर्णायक कदम उठाए 8 दिनों तक दोनों की सेनाएं एक दूसरे के सामने डटी रही। अंततः बाबर ने उस पर हमला करने के लिए लोदी को उकसाने की कोशिश की और वो अपने 5000 चुने हुए घोड़सवारों को रात में छापा मारने के आदेश दिए। हालांकि हमला बुरी तरह से लड़खड़ा गया और कुछ मुगल सैनिक मारे गए, तो वही कुछ मुगल सैनिक वापस आ गए। लेकिन यह सब बाबर की रणनीति का हिस्सा था, क्योंकि लोदी की सेना को खुश करना इस रणनीति का मकसद था, जिससे कि लोदी की सेना को लगे कि हम बाबर की सेना को आसानी से हरा सकते हैं। मगर बाबर की सेना अपनी योजना के तहत हमला करने के लिए तैयार थी। 20 अप्रैल 1526 को तकरीबन 8 और 9 बजे के बीच इब्राहिम लोदी की सेना का बाबर की सेना की पहली टुकड़ी से मुकाबला हुआ और जैसे ही लोदी की सेना 200-300 कद की दूरी पर आ गई, तो बाबर की तोपों ने उन पर हमला करना शुरू किया। लेकिन उन तोपों का लोदी की सेना पर कुछ खास असर नहीं पड़ा, मगर तोपों की आवाज़ से लोदी की सेना के घोड़े और हाथी घबराने लगे और डर के मारे पीछे हटने लगे कि तभी एक कमान संभाले हुए हुमायूं ने लोदी की सेना पर दाहिनी तरफ से हमला किया, तो बाईं तरफ से मोहम्मद मिर्जा ने। उन दोनों की सेना के पास तेज घोड़सवार थे जो अपनी तीरंदाजी के लिए जाने जाते थे। युद्ध काफी देर तक चलता रहा। उसके बाद युद्ध भूमि में हालात ऐसे बने कि इब्राहिम लोदी को खुद को युद्ध भूमि में उतरना पड़ा। उसने अपने पिछले वाले खेमे का इंतजार किए बगैर ही 5000 घोड़सवारों के साथ वो युद्ध करने भिड़ गया। लोदी के युद्ध में उतरते ही लड़ाई नाजुक मोड़ पर आ गई। बाबर ने अपनी पूरी ताकत लगा दी और अपनी पूरी सेना के साथ लोदी पर हमला कर दिया। काफी देर तक घमासान युद्ध चलता रहा, लेकिन कुछ देर बाद इब्राहिम लोदी का कटा हुआ सर बाबर के सामने पेश हुआ और युद्ध का रुख पलट गया। बाबर खुद उस जगह पर गया जहां इब्राहिम लोदी का धड़ पड़ा हुआ था। उसने वहां से मिट्टी में पड़ी लाश को उठवाया और कहा, तेरी बहादुरी को सलाम। लेकिन बाबर ने आगे जो किया जिसने सबको चौंका के रख दिया। उसने 35 फुट का एक पहाड़ बनाया जो सिर्फ लोदी के सैनिकों के कटे हुए सिरों का था। इस लड़ाई के बाद बाबर ने दिल्ली की तरफ कूच की और उसने दिल्ली को अपने कब्जे में कर लिया और आखिरकार वो दिल्ली के तख्त पर विराजमान हो गया। इस लड़ाई ने भारत में मुगल शासन की शुरुआत की। कहा जाता है कि पानीपत में हुई इस लड़ाई ने भारत के अगले 300 सालों का इतिहास हमेशा के लिए बदल के रख